दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। जब बात अपने अस्तित्व पर आ जाए तो बड़े से बड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं। जब भविष्य में खुद गर्द में समाहित होने की आ जाए तो आपको पटरी से हटकर कुछ बड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं। और जिस तरीके से बीते 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता आरएसएस ने बनाया, खुद सर संघचालक मोहन भागवत ने सीधे कहें तो मोदी ने जो कहा उसे आरएसएस ने लागू किया। सिर्फ ना अपने भीतर बल्कि अपने जुड़े 40 संगठन के भीतर भी, चाहे वे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे वो भारतीय किसान संघ हो, या स्वदेशी जागरण मंच, या फिर विदेशी पूंजी निवेश का विरोध करने वाले वो तमाम कतार में खड़े लोग हों। और तो और हिंदुत्व का विरोध करने वाले, हिंदुत्व के विरोध में जो नारे लग रहे थे उसको भी खामोश करने की पहल जिस तरीके से आरएसएस ने की है, कई सर संघचालक मोहन भागवत ने की है, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस के रास्ते कोई मुश्किल आए नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 10 वर्षों के बाद सवाल भविष्य का है, अस्तित्व का है, अपने एजेंडे का है, अपनी विचारधारा का है, अपने अस्तित्व का है, या कहें पूरी राजनीति साधने का है। अब राजनीति सत्ता से मिलकर उन लोगों के बीच चली गई है जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके सिर्फ बढ़ना चाहते हैं। तो क्या उसको साधने की स्थिति में आरएसएस दोबारा आकर खुद को एकजुट कर पाएगी? ये सवाल आज सबसे बड़ा है। इस सवाल को आप अपने जहन में रखिए। और यहीं से एक सवाल शुरू होता है कि इस वक्त आरएसएस की निगाहों में कौन चुभ रहा है? नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी चुभ रहे हैं। और वह कौन सा मुद्दा है जिसने आरएसएस की नींद को उड़ा दिया है? सवाल प्रधानमंत्री के गवर्नेंस का नहीं, या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या अलोकप्रियता का नहीं, वह जाति का मुद्दा है। जाति के मुद्दे ने उसकी पूरी की पूरी नींव को हिला डाला। उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना। जिसके आश्रय हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व को आरएसएस ने परोसा, सींचा है, वहीं से जनसंघ निकली थी और वहीं से बीजेपी निकली है। लेकिन अब आरएसएस समझ गई है कि अब यदि रास्ता बदलना होगा तो तलवार की नोक पर उस धार पर चलने के लिए वे तैयार है जहां पर कल दशहरे की रैली में प्रधानमंत्री के कसीदे भी गढ़े गए। और आज बैठक में इस देश के हिंदुत्व को एक करके जाति के आशय देश को ना बंटने की परिस्थितियों को भी पैदा किया जाए। ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती है? और इन दोनों बातों की परिस्थितियों में मौजूदा वक्त में कल एक सिलसिला शुरू हो रहा है जो बीते 10 वर्षों में कभी किसी ने सोचा तक नहीं। प्रधानमंत्री के घोर विरोधियों को इस बैठक में बुलाया गया है। और आज की बैठक और कल की बैठक में आप सोच रहे होंगे वो कौन लोग हैं। आप खुद सोचिए कि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की आंखों में कौन चुभते रहे हैं। जो आरएसएस से बाहर किए गए, अब उनको भी साथ लेकर इस बैठक में बुलाने की बात की गई है। अब क्या वाकई इस दौर में भाजपा कमजोर हो गई है? आरएसएस की विचारधारा क्या गायब हो गई है? हो सकता है। या इस दौर में जाति जनगणना का सवाल उभर कर आ गया है जिसको लेकर राजनीति व्यूह रचना संविधान के जरिए राहुल गांधी ने की है। उसने दरअसल आरएसएस की पूरी नींव को हिला डाला है, जहां वे हिंदुत्व और उसके मध्य सभी को समेटने की कोशिश करती रही है। ये बात तो है। और फिर महाराष्ट्र का चुनाव भी है, और महाराष्ट्र में चुनाव का मतलब नागपुर की खामोशी को भी परखा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र का चुनाव उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ चले जाने और दूसरी तरफ अजीत पवार का बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाने, दोनों परिस्थितियों में अंतर क्या है?
उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर अब वे गर्जना नहीं कर सकते क्योंकि उनको अब मुस्लिम वोट भी चाहिए। वहीं अजीत पवार कहते हैं कि वे 10% मुस्लिमों को भी टिकट देंगे और खुद एनसीपी का जो पाठ उन्होंने पढ़ा है, जो शरद पवार की राजनीति का पाठ था, उसमें कम से कम हिंदू और मुस्लिम के बीच लकीर खींचते हुए हिंदुत्व का नारा लगाने की सोच तो नहीं थी। तो अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हैं और बीजेपी के साथ अजीत पवार, दोनों की परिस्थितियां एक समान हैं, तो क्या महाराष्ट्र की चुनाव से पहले राजनीति को सेट करने के लिए, एक नई स्थिति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उसमें बीजेपी भी दरअसल सरकार के लिए भी काम करती है और सरकार सत्ता को बरकरार रखने के लिए जाति आधारित राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है? क्या इस देश में जाति की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण हो गई है? और राहुल गांधी ने अगर इसे समेट लिया तो बीजेपी की हथेली तो खाली रह जाएगी। दरअसल ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आरएसएस फंस चुकी है, जिसमें अब आरएसएस को उन लोगों को साथ लेकर आना है जो हिंदुत्व के रास्ते इस देश में चल रहे थे, जिन्होंने बीजेपी को बनाया है और खड़ा किया है, जिन्होंने संगठन को मजबूत किया है, अलग अलग आरएसएस के संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, उनको साथ लाने की ज़रूरत है। उनके साथ भाजपा के संगठन को मथने की ज़रूरत है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लाने से लेकर आने वाले वक्त में बीजेपी किस तरीके से आरएसएस के साथ है और आरएसएस उनके साथ है, ये मैसेज जाने की ज़रूरत है। और इस प्रक्रिया के पहले महाराष्ट्र में चुनाव से ऐन वक्त पहले क्या कोई बड़ा शिफ्ट नज़र आएगा या चुनाव परिणाम के बाद भी शिफ्ट होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर संघ के भीतर एक बड़ी मोटी कतार है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री होने से पहले बीजेपी में काम किया है, आरएसएस के साथ काम किया है। उनके भीतर ये धारणा बहुत साफ है कि वे हिंदुत्व की धारा को छोड़ नहीं सकते। उद्धव ठाकरे को क्यों अलग किया गया? और दूसरी तरफ शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को लेकर राजनीतिक सफलता मिली, लेकिन राजनीतिक पैमाने पर धीरे धीरे अपनी जमीन को गंवा बैठे। तो फिर उद्धव ठाकरे दूर क्यों हैं? सवाल आपके जहन में भी होगा। क्या उद्धव ठाकरे शिफ्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे इंडिया के साथ हैं, वहाँ कांग्रेस है, शरद पवार है, खुद उद्धव ठाकरे हैं। सब कुछ तय हो रहा है। इस गठबंधन में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन कैसे राजी हो रहा है, कितने छोटे दलों को साथ लिया जाएगा, ये सब कुछ तय हो रहा है। इन परिस्थितियों में जो तीन बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, अजीत पवार की मौजूदगी क्या अगाड़ी गठबंधन में खटकती है, जो दोबारा हिंदुत्व की विचारधारा को आरएसएस और बीजेपी का नारा लगाते हुए जीवित करना चाहते हैं, और खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत भी उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। आज बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है और इस तौर पर भी आरएसएस ने देश को मथा है। उनकी अपनी रिपोर्ट ये बताती है तकरीबन 60% लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर है, उनके साथ जुड़ी हुई परिस्थितियों में वे 60% लोग चाहते हैं कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और उनके आश्रय हो सकता है कि वे 1-2 चुनाव और जीत लें। इसके बाद आपका जनता में जाना मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पर वह जनता जो जनता आपके साथ सदा रही है, कट्टर तौर पर भी मौजूद रही है। वह शायद पहली बार वह परिस्थितियाँ जिसमें कांग्रेस को भी चेता दिया है कि कम से कम वह खुले तौर पर हमला कर ले और खुले तौर पर बोलने की स्थिति में आ जाए। शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया कि वहाँ अर्बन नक्सलवाद है, तो कल मल्लिका अर्जुन ने जवाब देने में कोई देरी नहीं की और उन्होंने कहा, आप तो हमारी बात करते हैं, आप तो खुद एक आतंकवादी संगठन हैं। खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना,
ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग कल्पना की जा सकती है, आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, तलवारें खिंच चुकी है, महाराष्ट्र का चुनाव सिर पर है, पर स्थितियां साफ तौर पर कह रही हैं कि आरएसएस हिंदुत्व को कैसे जागृत करना चाहती है। इसके लिए क्यों ना मोदी के घोर विरोधियों को भी साथ लेकर चलना पड़े। चिंतन और बैठकों का दौर जारी है। राजनीति की आगे की लड़ाई और आरएसएस को अपना हिंदुत्व का मुद्दा, उसे कैसे बचाया जाए, इस पर चिंतन जारी रहेगा। इसके लिए कठोर से कठोर क्यों ना कदम उठाने पड़े। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस।